आप सभी छात्रों का आज की क्लास में स्वागत है। यह आपकी क्लास फर्स्ट ईयर कॉमर्स की बिजनेस स्टडी की क्लास है, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और उनकी समाज के प्रति भूमिका। इसमें दो प्रकार के सार्वजनिक उपक्रमों पर हमने अब तक चर्चा की है, विभागीय संगठन और निगम। अब नया हेडिंग आता है सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। क्या मतलब होता है इसका? राज्य के उपक्रमों यानी सरकारी कंपनी, राज्य के उपक्रम एक ही बात है। राज्य के उपक्रम के प्रबंध का तृतीय रूप संयुक्त पूंजी वाली सार्वजनिक कंपनियां हैं। सरकार के स्वामित्व में होने के कारण इन्हें सरकारी कंपनी कहा जाता है। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार सरकारी कंपनी का आशय एक ऐसी कंपनी से है जिसकी चुकता अंश पूंजी कम से कम 51, जितनी भी पूंजी है उसका कम से कम 51% भाग केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के पास हो। यानी मान लीजिए 50 लाख रुपए की कोई कंपनी है तो उसका 50 लाख का 51% जो अंश पूंजी है वो या तो केंद्र सरकार के पास या राज्य सरकार के पास होनी चाहिए। ये अंशतः या पूर्णतः एक से अधिक राज्य सरकार के पास भी हो सकती है, लेकिन सरकार के पास होना अनिवार्य है। सरकारी कंपनी के अंतर्गत वह कंपनियां भी सम्मिलित कर ली जाती हैं जो सरकारी कंपनियों की सहायक कंपनियां होती हैं। देखिए, मान लीजिए किसी कंपनी की जो पूंजी है उस 100% पूंजी का जो 51% भाग है जिसके पास, वो तो कहलाती है होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी। और बाकी जो 49% अमाउंट है वो कहलाती है सब्सिडरी कंपनी यानी सहायक कंपनी। तो जो 50% से कम भाग होता है उसे हम सहायक कंपनी कहते हैं। तो वही बात यहाँ पे कही गई है, सरकारी कंपनी के अंतर्गत वह कंपनी भी सम्मिलित कर ली जाती हैं जो सरकारी कंपनी की सहायक कंपनियाँ हो, यानी 49% वाली। इस प्रकार सरकार उपक्रम में एक अंशधारी बन जाती है जिसके पास 51% के करीब अंश पूंजी है या उससे ज़्यादा है, और संबंधित मंत्रालय, कैबिनेट या राज्य के प्रमुख द्वारा अंशधारियों के अधिकारों का प्रयोग किया जाता है, वो सभी सरकारी कंपनी कहलाती है। सरकारी कंपनी के लक्षण बताए गए हैं। कंपनी अधिनियम 1956, ये पहला पुराना अधिनियम है। अब नवीन जो अधिनियम है वो 2013 है। इन्होंने कहा है कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन अन्य कंपनियों की तरह ही इसको देखा गया है, यानी सदस्य सरकार और सरकारों के भंग होने या अंशधारियों के मरने या इसके अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई कंपनी सरकारी कंपनी है और मान लीजिए देश में सरकार बदल जाती है, कभी एक पक्ष की है कभी दूसरे दल की है, तो उससे इनके अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो सरकारी कंपनी ही रहती हैं। या कोई अंशधारी मर जाता है तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इनकी स्वतंत्र वित्तीय व्यवस्था होती है। ये राजकोष या बजट आयोजनों से मुक्त होती हैं। ये अपने अंश बेचकर पूंजी को एकत्रित करती हैं। इनकी कुल चुकता पूंजी का 51% भाग सरकार के पास होता है। सरकारी कंपनी के अधिकांश संचालक सरकार द्वारा मनोनीत यानी स्थापित किए जाते हैं। सरकारी कंपनियां सरकारी विभागों पर लागू होने वाले लेखा और अंकेक्षण संबंधी नियमों से मुक्त होती हैं। इनकी वित्तीय व्यवस्था स्वयं अपने हाथ में होती है, लेकिन अंकेक्षकों की यानी अकाउंटेंट जो हिसाब किताब का वेरीफाई करते हैं, अंकेक्षकों की नियुक्ति महालेखापाल एवं नियंत्रक की सलाह पर सरकार द्वारा की जाती है। ये सरकारी पद है, उनकी सलाह पर की जाती है। सरकारी कंपनियों में कार्यरत कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं माने जाते, क्योंकि इनके कर्मचारियों पर सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स लागू नहीं होते हैं। सरकारी कंपनियों पर संसद या विधानसभा का नियंत्रण रहता है। कंपनी का वार्षिक प्रतिवेदन संसद अथवा विधानसभा में यानी वार्षिक रिपोर्ट, पूरे वर्ष में क्या काम हुआ, कहाँ से आय आई, कहाँ खर्च किया गया है,
वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। यदि केंद्रीय कंपनी है तो केंद्र सरकार के अधीन, और यदि राज्य सरकार है तो विधानसभा में उसको प्रस्तुत किया जाता है। सरकारी कंपनियों का संचालन व्यावसायिक सिद्धांतों के आधार पर, एक कंपनी के जो लक्षण होते हैं वो सभी लक्षण इसमें होंगे। सरकार इसके लिए वित्त जुटाती है, किंतु यह जनता से ऋण नहीं ले सकती। ये कंपनियां जनता से ऋण नहीं ले सकती। ये इनकी कुछ विशेषताएं हैं। फिर इनके कुछ दोष बताए गए हैं। पहले गुण दोष बताए गए हैं। पहले गुणों की बात करें, सरकारी कंपनी की स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार सरलता से हो जाती है। संचालन में स्वतंत्रता, अवसरवादी सोच का हस्तक्षेप न होने के कारण सरकारी कंपनियों का संचालन स्वतंत्रता से किया जाता है। लोचशीलता, आवश्यकता पड़ने पर नियमों में तुरंत बिना किसी कठिनाई के आवश्यक परिवर्तन आसानी से किए जा सकते हैं, लोचकता होती है। आंतरिक प्रबंध में सुविधा, वित्तीय तथा कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में स्वतंत्रता होने के कारण इन्हें आंतरिक प्रबंध में पर्याप्त स्वतंत्रता रहती है। निजी भागीदार का लाभ, सरकारी कंपनियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी क्योंकि 51% या उससे ज़्यादा हिस्सा सरकार के पास है, बाकी निजी संस्थानों के पास है। तो निजी क्षेत्र की भागीदारी होने के कारण ऐसी स्थिति में निजी क्षेत्र के पेशेवर प्रबंधकों को संचालक मंडल में शामिल कर लिया जाता है, जो अच्छी क्वालिफिकेशन रखते हैं और उनकी विशेषता का लाभ उठाया जा सकता है। व्यावसायिक नीतियों का पालन, इनका संचालन निजी क्षेत्र कंपनी के समान होने के कारण सरकारी कंपनियां व्यावसायिक नीतियों का पालन करती हैं। ये भ्रष्ट राजनीतिज्ञों के दूषित हथकंडों के प्रभाव से काफ़ी दूर रहती हैं, क्योंकि निजी क्षेत्र का भी इसमें हिस्सेदारी होती है। यदि दोष की बात करें तो जो अभी पूर्व में बताई गई है स्वतंत्रता, वो केवल नाम मात्र की है, क्योंकि अधिकांश संचालक सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो विभिन्न सरकारी मंत्रालयों से होते हैं, और उनके नाम मात्र की स्वतंत्रता मिलती है। कहीं ना कहीं दल का, सरकार का, अधिकारियों का हस्तक्षेप बना रहता है। नीतियों में स्वामित्व का अभाव, सरकारी कंपनियों में चेयरमैन तथा अन्य उच्च अधिकारी जल्दी परिवर्तित होने के कारण इसमें स्थायित्व का अभाव रहता है। आने वाला हर नया व्यक्ति अपने अनुसार नीति बनाता है, उसे लागू करता है। पुराने जो काम हो चुके हैं पुरानी नीतियों पर, उनको ख़त्म कर दिया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं इन उपक्रमों को हानि उठानी पड़ती है। सार्वजनिक जवाबदेही का व्यय, सरकारी कंपनियों के वार्षिक प्रतिवेदन को प्रतिवर्ष संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। वहाँ पर उनकी आलोचना होती है। संसद में आलोचकों के भय से उच्च अधिकारी जोखिमपूर्ण निर्णय लेने से डरते हैं। इस कारण सरकारी कंपनियां व्यवसाय के क्षेत्र में पिछड़ जाती हैं। ये इनके कुछ दोष हैं, इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, अपनी नोटबुक में लिख लें। कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो आप उसे पूछ सकते हैं। अगली क्लास में नए टॉपिक में बात करेंगे। धन्यवाद।